तो चलो आज हम लोग करेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध के जो एक लंबी कविता का अंत है उसका मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू करेंगे, इसी में से एग्जाम में आएगा। नहीं आया तो कुछ मत बोलना, लेकिन आएगा, इसी में से आएगा। ठीक है, तो विश्वास रखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। एक नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बच्चा लोग इसी बात पे जज ही करता है कि किसका कितना ज्यादा क्वेश्चन आया एग्जाम में। इस सर का कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, इस सर बेकार है। चाहे समझाए अच्छे से हो, लिखवाए ठीक हो, लेकिन एग्जाम, अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन देगा हम लोग हाथ में थोड़ी है। लेकिन बच्चा लोग इसी पर जज करता है कि इसका क्वेश्चनवा नहीं फंसा। तो देखो, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता जो थे पुलिस में थी, न माता पुलिस में, पिता पुलिस में थे, और माता इनकी ओम नमः शिवाय शिव चर्चा करती थी घूम घूम के। ठीक है, गुरु बहना, आनंदर भैया, अगला रविवार को मिल गया थे ये लोग। आगे को पर्ची दे रहा है, पर्ची लीजिए ना, पढ़ने आता है, इसको पढ़िए ना, क्या लिखा है। आपको नहीं पता क्या लिखा है, पढ़ो ना। वही शिव जी के बारे में लिखा था, तुम लोग को भी मिला होगा पर्ची शिव जी वाला। हम शिव जी, फिर बोला पढ़ लिए, अब हाथ उठा के बोलो हम शिव जी के चरणों में हैं। नहीं बोलेंगे क्या, ये सब स्टेशन में क्या करा रहा है। बोला अरे हाथ उठा के बोलो ना। अरे लोग पीछे पड़ गया, अब हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम शिव जी के चरणों में हैं, अब जाइए इधर से जल्दी। तो इनकी माता थी, क्या थी, आध्यात्मिक थी, पूजा पाठ ज्यादा करती थी। तो पुलिस में थे तो पता है कि पुलिस वाले लोग अनुशासित रहता है, तो इसको अच्छा से मार कुटाई मिला होगा। जहां तक घूमने भाग जाता था, फिर मार खाया होगा, इसलिए और ज्यादा घुमक्कर बन गया होगा। क्योंकि मार खाने से बच्चा सुधरता थोड़ी है, और बिगड़ जाता है। मार खाने वाला बच्चा और ज्यादा बिगड़ता है। और उसको नहीं मार तो पेरेंट्स दुविधा में रहते हैं, मारेंगे तो नहीं, मारेंगे तो ही बिगड़ेगा, मारेंगे तो ही बिगड़ेगा। तो थोड़ा गुस्सा निकल जाए, थोड़ा मारने के बाद थोड़ा शांति मिलता है दिमाग को, मार ही लेते हैं। मुक्ति बोध की कविताओं में पुराने कुएं, बावरी, खंडहर और घने बरगद जैसे बिंबों का प्रयोग क्यों मिलता है। तो क्योंकि वो उनके बचपन के घुमक्करी के निजी अनुभव थे। बचपन में घूमते रहते थे, कुआं इधर उधर घूमते रहते, तो उन्हीं के बारे में वही इसी से मिलता है कविता में। हिंदी साहित्य जगत में मुक्ति बोध को किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह का प्रकाशन के बाद बड़ी पहचान मिली। तो ये तार सप्तक में आए। तार सप्तक क्या था, 7 गो कवि, सप्तक मैंने 7 कवि, तो 7 इंपॉर्टेंट कवियों को, मैंने आज के जैसे टॉप 7 गो कवि को एक जगह लेके आए, तो उसी समय उस समय के 7 गो इंपॉर्टेंट कवि को लाया जाता था, उसको कहा जाता तार सप्तक। ठीक है, तो जब तार सप्तक में आए तब इनको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला, पैसा वैसा मिलना स्टार्ट हुआ। जब ये कविता लिख रहे तब इनके पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं था। ठीक है, मुक्ति बोध ने सामाजिक ढांचे के प्रति सर्वत्र कैसा रुख अपनाया था। तो सामाजिक ढांचे के प्रति कैसा रुख अपनाया था, वे शोषित और पीड़ित मानवता के पक्ष में आक्रोशपूर्ण और अमूल क्या लिखा, अमूलचूल परिवर्तन के समर्थक थे। परिवर्तन होना चाहिए, गरीबों की स्थिति सुधरनी चाहिए, गरीबों के पक्ष में लिखते थे। लेखक को अपनी नई कविता के संभावित अंत को देखकर भय क्यों लग रहा था। क्योंकि अत्यधिक प्रदीर्घता लंबाई के कारण पत्रिकाओं में प्रकाशन और श्रोताओं को उबारने की असुविधा थी। तो प्रकाशन में असुविधा होगा और लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उबाऊ हो जाएगा। लेखक के अनुसार यथार्थ का स्वरूप कैसा होता है। तो यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित और गतिशील होते हैं। गुम्फित माने एक दूसरे से जुड़े हुए। मशीन का पुर्जा जुड़ा हुआ रहता है, साइकिल का चेन, ठीक, पैंडल इधर से मारे तो उससे पैंडल से क्या जुड़ा हुआ है, चैन, चैन से ये वाला चैन जुड़ा हुआ है, ये घूमेगा। माने कैसे, पैंडल से ये, इससे चैन, चैन से फिर पीछे वाला वो चैन, फिर उससे बेरिंग, फिर उससे चक्का घूमेगा। तो सब जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ वैसे ही
असली दुनिया में भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग निकलेंगे अपना हेलमेट वेलमेट लगा के स्कूटी चलाने, ठीक। हम लोग आराम से देखते देखते जा रहे हैं, लाल सिग्नल है, आराम से रुकते हुए जा रहे हैं, धीरे से चला रहे हैं, पीछे से कोई आया मार दिया। अरे मेरा क्या गलती था, हम तो ठीक से जा रहे हैं। किसी और का गलती का सजा हम लोग को मिल सकता है। तो बहुत दुनिया क्या है, एक चैन की तरह है, एक गलती दूसरा गलती, एक गलती दूसरा गलती तीसरा गलती, सब जुड़ा हुआ आपस में। मुक्ति बोध ने आंख से खेलना किसे कहा है? तो किसी किताब के रिव्यू देने में, अगर वो किसी पसंदीदा आदमी का किताब है, दोस्त का किताब हुआ और वो बड़ा घटिया किताब लिखा है, अब रिव्यू देना है तो सच ही लिखना पड़ेगा। तो बोल लगे रिव्यू करने मतलब आंख से खेलना है कि सच नहीं लिख सकते। लेखक के अधिकारियों और प्रगाढ़ मित्रों ने उन्हें अपना दलिद्र मिटाने के लिए क्या लिखने की सलाह दी? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम उपन्यास लिखो, गद्य लिखो, कहानी लिखो। ये कोशिश किए थे गद्य लिखेंगे, लेकिन इनका लय क्या होता है, अगर हम लोग किसी बात को उल्टा फुल्टा कहने लगे, बात को कहे उल्टा फुल्टा सजाकर, तो हो जाएगा ये लय, ठीक है। तो हो गया, कविता बन गया। अगर हम लोग वाक्य को उल्टा फुल्टा कर देंगे लेकिन मतलब आए, थोड़ा मतलब निकले, उसी को क्या बोलते हैं, लय। तो इनके अंदर लय था, बात को उल्टा सीधा बोलकर लिखते थे, ठीक है। इनसे कहानी लिखी नहीं जाती थी। अब सोचो वो जो कॉन्सेप्ट पे कविता लिखे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे कहानी लिख देते बढ़िया सा, तो होता बढ़िया होता, लिख सकते थे कहानी। लेखक की टेबल पर किन दो आत्म व्यक्तियों की चिट्ठियां पड़ी हुई है? शरद जोशी, ये भी एक बढ़िया कवि है, शरद जोशी। शरद जोशी है 12 में है, तुम लोग का कुछ है इनका, शरद जोशी का। और शरद जोशी का है सेमेस्टर 4 में। और अक्षय कुमार आज के अक्षय कुमार नहीं, इनके कोई दोस्त होगा। तो इन दोनों की चिट्ठियां पड़ी हुई है। पाठ के अनुसार अनास्था के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है, आस्था की पुत्री है। अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है, तो ये थोड़ा गहरा वाक्य है। अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है, और हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादा गहरा है ना। अनास्था, अगर हम लोग किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उस पर विश्वास काहे नहीं करते हैं? कहे कि एक बार विश्वास किए होंगे, विश्वास टूटा होगा, उसके बाद हम लोग विश्वास करना बंद कर दिए। तो पहले विश्वास था, विश्वास टूटा, तो विश्वास आस्था से ही क्या जन्म हुआ? अनास्था। बुझाया, ठीक है। लेखक के अनुसार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया भ्रष्टाचार का शुरुआत? बूढ़ों ने, ठीक। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के बुजुर्गों ने। लेखक हर कविता पर एक कहानी क्यों लिखना चाहते हैं? ताकि वो गद्य लिखने की आदत डाले और थोड़ा पैसा भी कमाई हो जाएगा। गद्य लिखना चाहते क्योंकि पैसा कमाई हो, बस। मुक्तिबोध ने आधुनिक दौर के समझदार साहित्यकारों को किस आयुष्क्रम पर करारा व्यंग्य दिया है? तो लाइफस्टाइल पर कैसा व्यंग्य दिया है? डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, विवाह करते हैं, सोफा सेट अमीरों वाला खरीद लेते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं, और इनाम के लिए सबकी चापलूसी करते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा। जो लोग इनाम देने वाला है उन लोग के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं, उन लोग से ज़्यादा संपर्क बनाते हैं, तो वही लोग तो इनाम देगा, तो उससे अच्छा संपर्क बनाते हैं। उन लोगों को झूठा कभी कहा है उन्होंने। स्वामी विवेकानंद के किस कथन का उल्लेख लेखक ने उच्च वर्ग की नैतिकता को दर्शाने के लिए किया है? नैतिकता को, भारत का उच्च वर्ग नैतिक और दैहिक रूप से मृत हो गया है, असली आशा जनता है, ये बात लिखा गया है। पश्चिमी विचार पत्र बुद्धिजीवों को जनता के सामूहिक दृश्य के बारे में क्या सिखाते हैं? पश्चिमी विचार पत्र
बुद्धिजीवियों को जनता के सामूहिक दृश्य के बारे में क्या सिखाते हैं? कि समूह में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, इसलिए खुद को समूह से अलग रखो। तो हाँ, इस बात पर भी एक बहस था कि हम लोग ग्रुप में रहना चाहिए, ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। पश्चिम का आदमी लोग बोल रहा है कि ग्रुप में रहते हैं तो हम लोग का असली विचार सामने नहीं आ पाता है। हम कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा। तो अगर अपना विचार लेके चलना है तो ग्रुप से अलग हो जाओ, अकेला चलो। ये अंग्रेज लोग बोला है, लिखा था। मुक्तिवाद मानते थे कि अगर सबका कल्याण करना है तो ग्रुप में तो चलना होगा। ग्रुप में चलना ज्यादा जरूरी है, कि सबका भलाई करना है। तो अकेला आदमी का थोड़ी भलाई करना है, पूरे गरीबों का भलाई करना है, तो ग्रुप में चलना होगा। ये क्या बात कह रहे हो? तो ये बात इन्होंने एक बात बोली थी कि ग्रुप में चलना चाहिए। पाठ के अंत में वर्णित रहस्यमय पुराना बंगला मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? तो लास्ट में जो पुराना बंगला आया, तो लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का, पूंजीवादी और लालच की व्यवस्था का प्रतीक है। तो उसमें लालची आदमी लोग रहते हैं, उसी का प्रतीक है। यह रहस्यमय बंगले की सीढ़ियां जमीन के भीतर तक कहां तक जा पहुंची? तो कई देशों में, शहर के क्लॉक टावर में, और मानव मस्तक के सर्वोच्च स्थान तक, पूरे दिमाग में जा चुकी है। भ्रष्टाचार दिमाग के अंदर तक भर चुका है। बंगले के भीतर किस महत्वपूर्ण चीज की हत्या हो चुकी है जिससे सब परिचित होते हुए भी चुप है? तो मानवीय आत्मा और इंसानियत का हत्या हो चुका है। लेकिन फिर भी सब तो बंदर है, सब चुप है। पाठ में प्रयुक्त वानर सत्ता के लेखक का क्या तात्पर्य है? तो वानर सत्ता किसको बोला गया है? अंधानुकरण, नकल करने की प्रवृत्ति और नकारवाद, जहां लोग अपनी सोच खो चुके हैं। एक दूसरे को देख करके हाँ हाँ ना ना, जो लोग सब बोलते हैं उसी में ये लोग मुंडी हिला देते हैं। लेखक अपनी तत्कालिक आर्थिक कठिनाई को हल करने के लिए कौन सा काम शुरू करने वाले हैं? अब उसका मम्मी पापा आने वाले हैं घर में, तो ये कौन सा काम करेंगे? गाइड लिखने का काम। गाइड में जो तुम लोग का इतना मोटा मोटा गाइड आता है, उसमें आंसर कौन लिखता है? यही लोग, लेखक लोग हैं जो आंसर लिख देते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों से लिखाया जाता है, सबको भेज दिया जाता है, आप इतना लिख के दीजिए, आप इतना लिख के दीजिए, उसके लिए इनको पैसा भी मिलेगा। तो पैसा तो इनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा उससे। ठीक है, बस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर बैंडल स्टेशन के आसपास रहते हो तो आ जाना पढ़ने। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय।